विशेष में आपको कई दफा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेता है और वो नॉर्मल क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाता है। साहब आपसे पूछे प्रतिहार वंश का संस्थापक या फिर आदि पुरुष या फिर प्रथम पुरुष या फिर जनक, तो उत्तर होगा हरिश्चंद्र, जिसका उपनाम था रोहिल्दी। क्या था? रोहिल्दी, जिसका उपनाम रोहिल्दी है। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, जनक, प्रथम पुरुष कहेंगे तो कौन कहेगा? कौन है? हरिश्चंद्र। मंडोर शाखा का भी यही है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक, तो जवाब देंगे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। अगर पूछ लिया जाए प्रतिहार साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक, यानी साम्राज्य को किसने विस्तृत किया है, प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कौन है, प्रतिहार राज्य की सीमाओं को विस्तृत किसने किया है, तो उत्तर आएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। अगर कहा जाए कि प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक, तो भी वास्तविक संस्थापक, और साम्राज्य का संस्थापक तो नागभट्ट प्रथम ही करेंगे। एक बात और आती है, अगर पूछ ले प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक यानी मूल रूप से अपनी सीमाओं को जो विस्तृत कर दिया, मूल रूप से राज्य का विस्तार जो कर दिया, पूरा का पूरा विस्तृत जो साम्राज्य प्रदान किया, वो था वत्सराज, जिसके काल में त्रिराज्य संघर्ष शुरू हुआ था। त्रिराज्य संघर्ष, कन्नौज पर अधिकार कर लिया था सबंदे ने। किस पर है? कन्नौज पर। इसके बाद एक बात और पूछी जाए तो प्रतिहार शक्ति की बात करते हैं। प्रतिहार शक्ति का संस्थापक, तो भी जवाब आपका वत्सराज ही होगा। क्या होगा? वत्सराज। मुझे लगता है कि ये जो 5 पंक्तियां हैं आपके कंठस्थ हो चुकी होंगी, और ये 5 पंक्तियां पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना नहीं है साहब। प्रतिहार वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, प्रथम पुरुष या जनक हरिश्चंद्र, जिसको रोहिल्दी उपनाम से भी जाना जाता है। रोहिल्दी क्यों पड़ा, ये बात अपन आगे चर्चा करेंगे। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को, प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वत्सराज, जबकि प्रतिहार शक्ति का जो संस्थापक है वो वत्सराज है। बात समझ में? कोई डाउट है जहां तक अपन पढ़े? कोई बात आपके समझ में न आई, बेहिचक बोलिए, बोलिए सब, बोलो बोलो शाबाश। हाँ भाई बोलो। ना ना, नागभट्ट प्रथम बेटा। द्वितीय कहाँ बोल गया? ना ना, द्वितीय कहाँ बोल गया? द्वितीय बोल गया मैं? नहीं नहीं, बाई मिस्टेक कान बजे होंगे सबका, है ना। हाँ, नागभट्ट प्रथम ही बोला बेटा, द्वितीय नहीं बोला। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। ओके, अब आते हैं प्रतिहारों की शाखा में। अब पढ़ेंगे अपन मूल रूप से प्रतिहार। अब तक हम सामान्य जानकारी से, वैसे हमने इसका सार निकाल लिया। ये चीजें अपन अलग अलग राजाओं के साथ, अलग अलग शासकों के साथ लिखते तो शायद भ्रम में जा सकती थी। कोई पंक्ति किधर जा सकती है, कोई किधर जा सकती है, और आपसे ज्यादा ये, आपसे ज्यादा कौन जानता है ना। ये आपसे ज्यादा कोई परिचित नहीं है कि कोई पंक्ति कहाँ चली जाए, आपको पता है कि ढूंढी नहीं मिलती फिर,
वत्सराज वाली ढूंढे तो नागभट्ट सेकंड के पास मिलेगी, सेकंड वाली जाए तो फर्स्ट में मिलती है, क्योंकि गड़बड़ होती है। इसलिए मैंने इन 5 पंक्तियों को एक जगह बता दिया ताकि ये बात आप कभी नहीं भूलें। और जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आए या कभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो इन 5 पंक्तियों को जरूर दोहरा लें। और जब पेपर देने जाओ तो सरसरी निगाहों से, है ना, हल्का सा पढ़ते जरूर जाए, बस ज़्यादा देर नहीं, जल्दी जल्दी समेटते जाओ। और समेटने में भी आप माहिर हो। एक दिन के अंदर तो पूरी ग्रेजुएशन कर गए थे, एक रात के अंदर तो, है ना, एक रात को पेपर दिया, तैयार हो गया बस साहब। जैसे कल पेपर है, आज 5% पढ़ने हैं, कल पेपर देना है, 50% रिजल्ट आ गया, है ना। कुछ आपकी बुद्धि मता की वास्तव में दाव देनी पड़ेगी, बुद्धिजीवी तो होगा, क्यों है कि नहीं। तो इसके बाद जब हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो है मंडोर शाखा। कौन सी? मंडोर शाखा। अरे भाई, मंडोर से पहले जोधपुर नहीं है, जोधपुर पे तो बाद में है। राठौड़ भी रहे हैं तो मंडोर से रहे, क्योंकि मंडोर पे भी प्रतिहारों का ही राज था, उसके बाद राठौड़ों का राज हुआ है। इंदा प्रतिहार का नाम सुना होगा आपने, इंदा प्रतिहार, है ना। मंडोर दहेज में दिया था उस राव जोधा को, मंडोर तो दहेज में दिया था। तो ये बाद की बातें हैं कि मंडोर जो है, मंडोर तो पहले प्रतिहारों की इंदा शाखा के अंतर्गत आता था। तो अपन पहले मंडोर की बात करते हैं। और आप ये अच्छी से जानते हैं कि इनका कालक्रम रहा है प्रतिहारों का, वो 7वीं से 12वीं शताब्दी रहा है। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक राजस्थान में राज रहा है, 7वीं से 12वीं, जबकि मजूमदार इसको 6ठी से 12वीं मानते हैं। इनकी जो शैली रही स्थापत्य कला की, महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार, जिसकी कालक्रम माना गया 8वीं से 12वीं, 8वीं से 12वीं। तो सबसे पहले मंडोर शाखा के जो संस्थापक है वो हरिश्चंद्र है। कौन है? हरिश्चंद्र। और आपने अभी हरिश्चंद्र से एक बात पढ़ी कि प्रतिहार वंश का संस्थापक है साहब। कौन है? हरिश्चंद्र। और इससे ही कहा जाता है प्रतिहार वंश का आदि पुरुष। प्रतिहार वंश का आदि पुरुष पहला है साहब, आदि पुरुष। और एक पढ़ा आपने प्रतिहार वंश का प्रथम पुरुष का प्रथम पुरुष। दिखाई तो दे रहा है ना सभी को बराबर? ठीक है। अब देखो, इस हरिश्चंद्र को एक उपनाम दिया गया और वो उपनाम है रोहिल्दी। क्या है? रोहिल्दी। अब रोहिल्दी उपनाम क्यों दिया गया? ये सब वेदों का ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता, और वेदों का ज्ञाता होने के कारण इनको रोहिल्दी कहा गया। उपनाम क्या इनका? रोहिल्दी है। जबकि उपाधि की बात करें अपन, इनकी उपाधि, एक उपाधि इनकी रही है विप्र, और एक उपाधि रही इनकी पेल्ला पोली, पेला पोली। अब ये से अटपटे नाम तो आपको पता है, कोई चिन्नी विन्नी देगा, है ना, और जिसका नाम हवेन सांग उर्फे युवान चुआंग। देखो, आपको ये भी पता, इतिहास पढ़ेंगे तो विप्र उपाधि बप्पा रावल की भी है। बप्पा रावल को भी कुंभलगढ़ परिस्थिति में विप्र कहा गया। क्या कहा गया? विप्र कहा गया। किसमें? कुंभलगढ़ परिस्थिति में। पर प्रतिहार शासक में विप्र की उपाधि धारण करने वाला कौन है? हरिश्चंद्र। अब आप सोचेंगे यार ये विप्र होता क्या है, क्या अर्थ है इसका, क्या अर्थ है विप्र का? विप्र का अर्थ होता है बुद्धिमानी व्यक्ति। क्या बात है, बड़ा इंटेलिजेंट था सब उस समय का। आइंस्टीन है उस टाइम का, ये है ना, बुद्धिमानी व्यक्ति। विप्र का मतलब ये भी होता है धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, बुद्धिजीवी भी था और धार्मिक भी है, तभी इसकी उपाधि विप्र है।
अब ये पेला पेली की जो उपाधि इनको दी गई है, ये उपाधि अवेन सांग द्वारा प्रदत्त है, अवेन सांग द्वारा प्रदत्त है, अवेन सांग द्वारा प्रदत्त है। अब हवेन सांग ने ये उपाधि क्यों दी, और कोई नाम नहीं मिला क्या? और इस पेला पेली का अर्थ क्या है साहब? पेला पेली का अर्थ है साहसिक कार्य करने, सॉरी गुरु या ब्राह्मणों का संरक्षण करने वाला, ब्राह्मणों का संरक्षण करने वाला, और अरब आक्रमणकारियों का दमन करने के कारण अवेन सांग ने इनको कौन सी उपाधि दी है? पेला पेली। कारण क्या है इस उपाधि का? इसका रीजन मैंने बताया कि एक तो ब्राह्मणों का संरक्षण दिया है, संरक्षण किया ऐसा, ब्राह्मणों का संरक्षण करता है, संरक्षण करता, और दूसरा अरब आक्रमण, अरब आक्रमण कारियों का दमन, अरब आक्रमणकारियों का दमन किया, इसलिए इसको उपाधि पेला पेली की दी है। और एक आती पेला पेली, पेला पेली वो नरभट्ट की उपाधि आएगी आगे चल के, विप्रे की उपाधि और एक पेला पोली की उपाधि। इसका जो उपनाम है वो रोहिल दिया, जबकि मूल नाम इसका हरिश्चंद्र है। एक सुनियो साहब, एक है दो रानी है साहब, कितनी? दो रानियां ही साहब, दो, ठीक है। एक जी की रानी को नाम हो वो हो द्विजात्मा, क्या था? द्विजात्मा, और दूसरी का नाम था बदरा, क्या थी? बदरा। ये तो थी ब्राह्मण वंश से, ये ब्राह्मणी है, और ये क्षतराणी है। अब यहां से एक पर्सन की ओर चल रहे हैं अपन, वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा जाता कि मंडोर के प्रतिहार कौन थे? मंडोर के प्रतिहार थे, क्षत्रिय थे साहब। क्यों थे? इसी बात पे अपन बात करते हैं। तो इस द्विजात्मा के जो पुत्र जन्मे, इनसे जो पुत्र जन्मे वो तो कहलाए ब्राह्मण प्रतिहार, ब्राह्मण है प्रतिहार, और जो बदरा से जन्मे वो कहलाए क्षेत्रीय प्रतिहार, क्षेत्रीय प्रतिहार। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी बदरा ने जिन पुत्रों को जन्म दिया वो क्षेत्रीय प्रतिहार कहलाए, और जो द्विजात्मा ने दिया वो ब्राह्मण प्रतिहार के। परंतु इस द्विजात्मा वाले पुत्रों ने राज नहीं किया, राज किया बदरा के बेटों ने। अब बदरा का जो बेटा था, पहले बेटे का नाम भूग भट्ट है, भूग भट्ट, क्या नाम है? भूग भट्ट। दूसरे का नाम भूग भट्ट कक, क्या नाम है? कक। तो तीसरे का रजिल, और चौथे का नाम है दे। ये चार बेटे, कितने हैं? चार। भोग भट्ट, कक, रजिल और दे, ये चार है। दे को कई बार डड लिख देता है, कक को यहां पे ककक लिख देता है कई बार, कक, ठीक है ना। तो भोग भट्ट, कक और रजिल और दे, ये चार बेटे। कहते हैं कि चारों बेटों के साथ मिलकर के हरिश्चंद्र ने मंडोर को जीता। इतिहास की बात, पहली बात कि सबसे पहले पिता के साथ चारों बेटे मिले, वैसे थे तो मिलेंगे उसके साथ ही, तो न्यारा न्यारा को नहीं है सब बेटे। तो चारों बेटे अपने पिता के साथ मिलकर के मंडोर जीत लेते हैं, और मंडोर के ऊपर चार दीवारी करवा देते हैं, चारों ओर दीवार खिंचवा देते हैं साहब। बोले आड़ा तक मारो के है राज है, हैं आड़ा मारा बाबू बैठा वो कोबर के, और ए मारा चारों भाइया को राज। समझ नहीं? सबसे पहले क्या करे ना, चारों बेटा मिलके आपके पापा का साथ मिलके ने मंडोर जीत लियो, और मंडोर का क्या करवा दी? चार दीवारी। इस हरिश्चंद्र के बाद जो राजा बना वो रजिल बना। क्या बना? राजा। तो अब आप ये बताइए कि फिर मंडोर के प्रतिहार कौन थे, ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे?
बिल्कुल, ये क्षत्रिय थे। तो मंडोर के प्रतिहार क्या हैं? बिल्कुल, मंडोर के प्रतिहार हैं, क्षत्रिय हैं सब। मंडोर के प्रतिहार क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय कहलाएंगे, ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय। याद रहेगी बात। अब बात करते हैं अपन अगले की। अगला राजा बनेगा रज्जिल। कौन है? रज्जिल। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है सभी को? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया में भी यस सर। हाँ बिल्कुल। तो रज्जिल पे बात कर लेते है ना। तो थोड़ा रज्जिल की बात और सुना दूं आपको, क्योंकि काफ़ी देर से आप इतनी हिम्मत है कि इतने बैठे तो हैं सुनने के लिए। नहीं, आजकल कौन किसकी सुनता है साहब, है ना। तो रज्जिल की बात करें, फिर करें। चलो भाई चलो, रज्जिल की बात कर लेते हैं। बाद में लास्ट में एक बार रिवाइज कर देंगे, टेंशन मत लो। पूरा एक बार बता देता हूँ अच्छे से, फिर अपन इसको दोबारा से अच्छे से रिवाइज करेंगे। एक एक चीजें जब तक आपको कंठस्थ नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे सब। तो अगला राजा बने रज्जिल। कौन है? रज्जिल। हरिश्चंद्र के बाद रज्जिल राजा बनेगा। अब ध्यान से सुनना, अब यस सर नो सर में नहीं चलेगा। रज्जिल मंडोर का शासक बनता है हरिश्चंद्र के बाद। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इनकी उपाधि क्या थी। इन्होंने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था राजा। क्या था? राजा। प्रतिहार शासकों में एकमात्र शासक जिन्होंने राजा की उपाधि धारण की। क्या कहा? प्रतिहारों में एकमात्र शासक जिन्होंने राजा की उपाधि धारण की। अब इसको राजा की उपाधि दी किसने? इनका एक दरबारी था, नरहरि। कौन है? नरहरि। तो यहां पे एक पर्सन बनेगा प्रतिहार वंश का, प्रतिहार वंश का एकमात्र शासक जिसने राजा की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की वो कौन है? रज्जिल। अब रज्जिल ने जो राजा की उपाधि धारण की, ये राजा की उपाधि इसको दी किसने? ऐसा बताओ। ये उपाधि दी है दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान नरहरि द्वारा प्रदत्त, नरहरि द्वारा प्रदत्त। ये उपाधि किसने दी है? नरहरि ने दी है। इनका दरबारी विद्वान है और इस दरबारी विद्वान ने नागभट्ट हरिश्चंद्र के पुत्र रज्जिल को राजा की उपाधि दी। और प्रतिहार वंश का एकमात्र शासक है जिन्होंने राजा की उपाधि धारण की। किसकी? राजा की उपाधि धारण की। बात ध्यान रखेगा। एक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि मंडोर के प्रतिहारों की जो नामावली है, मंडोर के प्रतिहारों की जो नाम सूची जो शुरू होती है, राजाओं का जब नाम शुरू होता है तो रज्जिल से शुरू होता है। क्या बताया? मंडोर के प्रतिहारों की नामावली शुरू होगी, शुरू होती है। मंडोर के प्रतिहारों की नामावली शुरू होती है किससे होती है? रज्जिल से। यानी मंडोर के प्रतिहारों का जब नाम आएगा तो रज्जिल से शुरू होता है। किससे? रज्जिल से। परंतु फिर भी इससे प्रतिहार वंश का संस्थापक नहीं माना जाएगा। प्रतिहार वंश का आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, जनक है ना, ये मंडोर शाखा का संस्थापक हरिश्चंद्र को ही मानना है। और वास्तविक संस्थापक प्रतिहार का नागभट्ट। और प्रतिहार साम्राज्य की बात करें तो नागभट्ट प्रथम। तो प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वत्सराज। और प्रतिहार शक्ति के संस्थापक पूछे तो वत्सराज। इस रज्जिल ने उस समय जोधपुर तो नहीं था, रोइस्कू जगह का नाम है। रोइस्कू, रोइस्कू भी गटियाला है साहब। क्या है? गटियाला। याद रखिएगा। रोइस्कू भी बाद में किस नाम से जाना गया है?
घटियाला के नाम से। रोहित स्तूप या घटियाला, घटियाला जोधपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? जोधपुर। तो रोहित स्तूप या घटियाला जोधपुर में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। रोहित स्तूप घटियाला में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर होएगा ब्राजील में। किसने? ब्राजील। पर एक प्रश्न आजकल बहुत बार पूछा जाता है कि जोधपुर का महामंडलेश्वर मंदिर किस कालीन है? प्रतिहार कालीन, यानी प्रतिहार शासकों के काल में बने तो क्या है? प्रतिहार है कालीन। तो यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है, वो याद रखिएगा कि जोधपुर का महामंडलेश्वर, जोधपुर का महामंडलेश्वर मंदिर किस कालीन है? किस कालीन है? तो आपका उत्तर होगा प्रतिहार कालीन। प्रतिहार कालीन। और इसकी शैली पूछे तो गुर्जर प्रतिहार कालीन या फिर महामारू, गुर्जर प्रतिहार या फिर महामारू। इतना ही था रजील से, रजील से इससे ज्यादा नहीं है। अब रजील के बाद कौन बनता है? नरभट्ट बनता है। कौन बनता है? नरभट्ट। राजा कौन बनेगा? नरभट्ट। नरभट्ट के बाद नागभट्ट। नागभट्ट के बाद भोज, तात, यशोवर्धन। अगर हम बात करें बाद में इसी मंडोर से जो प्रतिहार होंगे वो कुछ राज कहां कर लेंगे? बीनमाल। कुछ राज चला जाएगा। अब आगे थोड़ा आपको भ्रम भी पैदा होगा, पर भ्रम में आना नहीं है, क्योंकि मंडोर का नागभट्ट आएगा ना, तो नागभट्ट तो उज्जैन तक चला जाएगा। तो उज्जैन के शासक जो शुरू होंगे नागभट्ट से होंगे। कहां से? उज्जैन से। समझ रहे? जब आप बड़ौज की बात करोगे तो बड़ौज भी जीत लिया था एक बार तो उसने। बड़ौज गुजरात के प्रतिहारों का नाम भी नागभट्ट प्रथम से शुरू होता है, क्योंकि वो नागभट्ट प्रथम मंडोर तो था पहले। अब मंडोर तो उनके अधीन था ही। मान लो कि आपका राज यहां है और आप किसी और क्षेत्र को भी राज अपने अधीन कर लेते हो, उसके बाद तीसरे क्षेत्र को भी अपने अधीन कर लेते हो, तो आप 3 क्षेत्रों के मालिक हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं? तो मंडोर तो रहेगा। मंडोर के बाद उज्जैन भी इनके अधिकार में आ जाएगा, उज्जैन तक चले जाएंगे और उधर बड़ौज गुजरात तक चले जाएंगे। और कन्नौज के प्रतिहारों की नामावली भी बात होएगी तो नागभट्ट प्रथम से शुरू होगी। नागभट्ट प्रथम नामावली की बात करते हैं राजधानी के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहेगी। तो रज्जिल प्रतिहार शासक एकमात्र ऐसा शासक जिनकी राजा उपाधि दी थी नरहरि ने। मंडोर के प्रतिहारों की नामावली रज्जिल से शुरू होती है। रोहित स्तूप घटियाला जोधपुर के अंदर महामंडलेश्वर जो मंदिर बने वो निर्माण करवाया वो रज्जिल ने करवाया। किस कालीन है? तो प्रतिहार कालीन। शैली पूछे तो महामारू या गुर्जर प्रतिहार कालीन।